हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है क्लास 2 है, ये HPGK की। और इससे पहले हमने क्लास 1 ऑलरेडी पिछले कल अपलोड कर दिया है शाम को 5 बजे। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। बाकी क्लास 2 आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ये मैं आपको करवा रहा हूँ। HPGK की PDF है मेरे पास। 1000 क्वेश्चन की ये नोट्स जो है मैंने प्रिपेयर किए हैं, मैंने बनाए हैं और आप सभी के साथ ये मैंने शेयर भी कर दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये PDF मिल गई है। तो 35 रुपीज इसका मिनिमम अमाउंट है। अगर आप लेना चाहे तो लास्ट में भी देख लीजिएगा इसका क्या प्रोसेस है। अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम सबसे पहले। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही लाइव स्ट्रीम आपका किया गया था। तो मेरा पहला लाइव स्ट्रीम था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ नेटवर्क कैसा है, सिर्फ वो ट्रायल था। आई होप आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिल गए होंगे। बाकी जो है नेक्स्ट टाइम जो आपका जो होगा लाइव स्ट्रीम, उसके लिए कोशिश करेंगे कि बेहतर नेटवर्क आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। बाकी आप सभी ने इतना सपोर्ट दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी इतने जो है ज़्यादा जुड़ जाएंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट का ये था, उसके बीच काफ़ी स्टूडेंट जुड़े और मुझे खुशी है कि आप सभी ने जो है सहयोग किया। तो चलिए वापस आते हैं क्लास की ओर। मुद्दा ये है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। गप्पे तो आपकी बाद में भी लगा लेंगे, एग्जाम के बाद एक और लाइव सेशन रखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें अपनी PDF में, तो रोहतांग का क्या अर्थ है। देखिए सबसे पहले एक बात है, रोहतांग का क्या अर्थ है। रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। तो रोहतांग को कहा जाता है लाशों का ढेर। इसकी जो अर्थ की बात की गई है, लाशों का ढेर है आपका रोहतांग। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका जो रोहतांग जो है, रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग क्या है, रोहतांग एक दर्रा है। इसकी जो कई बार आपसे हाइट पूछी जाती है, रोहतांग दर्रे की हाइट, तो ये है आपकी 3978 मीटर। तो कई जगह ये 3978 लिखा था, कई जगह 980 भी लिखा होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, 1-2 मीटर ही आगे पीछे आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पास दिया हुआ 3980 मीटर, तो ये भी आपके पास दिया जा सकता है। इसके अलावा ये रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो ये आपका कुल्लू और लाहौल के बीच में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। वैसे अगर आपके पास लाहौल ऑप्शन नहीं दिया है तो ये आपका कुल्लू में है। वैसे तो इसका जो मैक्सिमम जो रीजन है कुल्लू में ही आता है। तो आपका ये रोहतांग दर्रा कहाँ है, आपके कुल्लू में। और कुल्लू में कौन कौन से जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है दुर्लाची दर्रा, तो ये भी आपका कुल्लू में ही है। इसी तरह के क्वेश्चन हमने पिछले कल की वीडियो में भी देखे। एक क्वेश्चन से हमने 8 से 10 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। आज की वीडियो में भी ऐसे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में डिटेल में। चलिए कुल्लू के अलग दर्रों की बात करते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक है दुर्लाची पास, जो आपका दुलाची पास बोलेंगे या फिर दर्रा बोलेंगे, ये दोनों एक ही है। एक बात आप समझ लीजिए कि दर्रा क्या होता है। दर्रा होता है कि दो भी आपकी जो संकरी घाटियां हैं या पहाड़ियां हैं, उनके बीच का जो एक संकरा रास्ता होता है उसे कहा जाता है दर्रा। तो चलिए दुर्लाची दर्रा भी आपका कुल्लू में है। इसके अलावा आपका रोहतांग दर्रा मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये दर्रा भी कहाँ है आपका, ये भी आपके कुल्लू में है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जलोड़ी दर्रा। तो ये तीनों दर्रे आपके कहाँ हैं, कुल्लू में है। इस तरह आपको जो 3 दर्रे आपको अभी इस वीडियो में याद होंगे। बताने को मैं आपको सारे दर्रे बता सकता हूँ हिमाचल प्रदेश के कि कौन सा दर्रा कहाँ है, लेकिन जो उससे क्या होगा, उससे आपके जो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। तो जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना ही याद करके चलिएगा। तो कुल्लू में आपका है आपका दुर्लाची दर्रा, रोहतांग दर्रा और आपका जलोड़ी दर्रा। तो ये 3 दर्रे कहाँ हैं आपके, ये आपके कुल्लू में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर आप 12 देखे। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किस जिले में है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की बात की गई है, ये आपके किस जिले में है। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पे आपकी है, तो ये है आपकी चंबा में। चंबा से रिलेटेड मैंने आपको कल 2-3 फैक्ट आपको बताए थे, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं यहीं पे मैं बता देता हूँ फिर से। जब आपकी चंबा की बात आएगी तो चंबा में आपने 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। एक तो चंबा का रुमाल प्रसिद्ध है आपका, पिछले कल की वीडियो में नहीं बताया था, आज की वीडियो में बता रहा हूँ। चंबा का एक रुमाल प्रसिद्ध है। इसके अलावा चंबा में जो एक जो है रंग महल का निर्माण करवाया गया था उम्मेद सिंह द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके लिए करवाया गया था, शिल्पकार की जो है प्रोत्साहन के लिए उसको ये करवाया था। नारा महल भी करवाया था, तो वो भी किसने करवाया था, वो भी उम्मेद सिंह द्वारा। चंबा की मैं बात कर रहा हूँ तो कल मैंने बताया था कि चंबा रियासत की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई, तो चंबा रियासत की गई थी मेर वर्मन द्वारा। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है उसके लिए ये जो है हो गया आपके लिए। इसके अलावा जिसने देखी है उनका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चंबा रियासत की स्थापना मेर वर्मन ने, और इसके अलावा चंबा शहर की स्थापना किसने की है, साहिल वर्मन ने। तो ये दोनों याद रखने आपने, एक साहिल और आपका एक हो गया आपका
मेरु। तो साहिल वर्मन, मेरु वर्मन। अब जो ये वर्मन वर्मन मैं बोल रहा हूँ, इस वर्मन शब्द का सबसे पहले प्रयोग आदित्य वर्मन ने। इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ब्रह्मपुरा से जो राजधानी आपकी जो चंबा किसने स्थानांतरित की, तो ये साहिल वर्मन द्वारा की गई। तभी मैं कह रहा हूँ कि साहिल वर्मन ने किसका जो है चंबा शहर की जो स्थापना की। तो चंबा रियासत की मेरु वर्मन ने, चंबा शहर की आपकी जो साहिल वर्मन ने। क्योंकि भरमौर से जो चंबा किसने स्थानांतरित की, ये भी इस तरह से क्वेश्चन आपका देखने को बनता है, तो यह की थी आपकी साहिल वर्मन द्वारा। चलिए, इसके अलावा और जो मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो चंबा में एक जो जगह है खजियार, जिसे आपको जो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है, आपका जो किसने दिया था, WP ब्लेजर द्वारा इसको दिया गया था। और ये 160 नंबर का जो स्थान खजियार को घोषित किया गया था मिनी स्विट्जरलैंड। कब की बात है, ये 7 जुलाई 1992 की। पिछली कल की वीडियो में आपको ये मैंने ऑलरेडी बताया है। चंबा में एक मेला लगता है सूही मेला, वो किसकी याद में लगता है, जो चंबा की रानी थी उसकी बलिदान की याद में जो एक मेला लगता है, वो कहाँ लगता है, सूही में। और सूही मेला के नाम से इसको जाना जाता है। चंबा का इंपॉर्टेंट ये भी आपने याद रखना है। इसके लिए इसके बाद आप चंबा से आपने क्या क्या चीजें याद रखनी, कुंचुम, चंचलो, झांझरो, ये लोक नृत्य यहाँ के, अगर आप याद रख सको अभी रख लेना। बाकी PDF में मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया है, अगर आप वहां से जाकर भी देखना चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऊना जिले की जो पहाड़ियां हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। तो ऊना जिले की जो पहाड़ियां हैं तो वो है आपकी शिवालिक। या आप ये कहिए कि ऐसा कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश में जिसमें जो है शिवालिक जिले की पहाड़ियां आपकी जो है आती है, पूर्णतः आती है शिवालिक जिले की पहाड़ियां। ऐसा कौन सा जिला है, ये है आपका ऊना। ऊना की जब मैं बात कर रहा हूं तो ऊना का जो है किस जिले में आती है जो पहाड़ियां मैक्सिमम, तो ये आती है आपकी शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में, तो ऊना जिले में। 2-3 चीजें आपको मैं इससे बताऊंगा। आपका शिवालिक है, शिवालिक को किस और नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवालिक को कहा जाता है मैनाक। और कई जगह जो है हमीरपुर बोर्ड के जो एग्जाम है उसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक मैक्सिमम रहती है, तो उस मानक भी कई जगह लिखा होता है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, उनके कहने का तात्पर्य एक ही है, लेकिन जो है टाइप करने वाले को उसका पता नहीं है कि ये मानक है कि मैनाक है। तो ये दोनों सही है आपका, तो ये आपका मैनाक है। अब एक क्वेश्चन इसमें यहाँ घुमा फिरा के ऐसा पूछा जाता है, मैनाक, मानक और मोलाक। अगर मैं यहाँ लिख दूं मोलाक, और अब आपसे अगर पूछा जाए कि शिवालिक की पहाड़ी है उसको जो है किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन अगर दिया जाए D धौलाधार, अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप क्या कहते, ये ऑप्शन आपके पास 4 दिए जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कि शिवालिक जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, मैनाक, मानक, मोलाक और ये। तो अगर आप ये दोनों करें, ये दोनों ऑप्शन तो आपके कभी भी साथ में नहीं आएगी। एक बात यहाँ ये ध्यान देने योग्य हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने ये कैच कर लिया हो। दूसरी बात है जो मोलाक है, मोलाक कहा जाता है आपके धौलाधार को। तभी जो ऑप्शन D है मैंने वो धौलाधार रखा, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि धौलाधार की जो पहाड़ियां हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है मोलाक। और आपसे क्वेश्चन ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका शिवालिक और आपका जो ये धौलाधार है, इन दोनों की जो पहाड़ियां हैं इनको जो है अलग अलग नाम इनके दिए गए हैं। शिवालिक को कहा जाता है मानक या फिर मैनाक, उसी तरह धौलाधार को कहा जाता है मोलाक। तो ये इसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जो इनके ऑप्शन है, इनके ऑप्शन आपके दोनों के सेम देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन शिवालिक पूछा जाएगा तो आपको मोलाक भी दिया जाएगा और मानक या फिर मैनाक भी दिया जाएगा। अगर आपसे धौलाधार पूछा जाएगा तब भी आपको ये दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इसको आपने याद कैसे रखना है, याद रखेंगे आप, मानक कहा है तो शिवालिक, इसका क लास्ट में है तो ये आप क पकड़ लीजिए, चाहे मानक होगा चाहे मैनाक होगा, जो मर्जी होगा, जिसके लास्ट में क आ रहा है मतलब कि शिवालिक। तो शिवालिक की पहाड़ियों को कहा जाएगा आपके क से, जो आपका लास्ट में आएगा मानक या फिर मैनाक। अब धौलाधार को आप कैसे रखेंगे, एक लॉजिक आपका ये वाला है, अगर आप इस लॉजिक को याद रख सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में मिल गया तो इस लॉजिक से भी आप इस आंसर को सही कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास धौलाधार। धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है, देखिए धौलाधार को जाना जाता है मोलाक। तो धौला का जो है ला पकड़ लो और मोला का जो है मोलाक का ला पकड़ लो, क्योंकि क आपके ये दोनों इसमें लास्ट में है, तो इसमें हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। तभी मैंने आपको कहा कि अगर आप क पकड़ेंगे तो उससे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क आपके जो दोनों में है, क्योंकि मोलाक में भी है और आपके मैनाक में भी है। अब देखिए ये आपने रखा था इस तरह, क से आपने याद रखा था। अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मोलाक नहीं दिया जाता है, लेकिन मोलाक ऑप्शन दिया हो क्योंकि उसमें भी क है, तो इस हिसाब से तो क फिर दोनों में होगा। अब आपने रखना है यहाँ पे ला याद।
तो ये दो चीजें आपने याद रखनी, एक आपने क रखना है उसके लिए शिवालिक के लिए, और धौलाधार के लिए आपने ला रखना है। तो धौला यानी कि मोला। तो आई होप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा ऊना की ओर बात करते हैं। ऊना का पुराना नाम कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो जसवा के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? पूर्वचंद द्वारा। तो मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन काफी जो ज्यादा है, 1000 क्वेश्चन ये नहीं होने वाले एक मंथ में। तो ऊना का जो पुराना नाम आपका जसवा के नाम से भी इसको जाना जाता था, पूर्वचंद द्वारा इसकी स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट है, ये आपने इतना सा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 40, अगर आप देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल प्रदेश की पर्वत की श्रृंखलाओं की बात की जा रही है, जो कि किसको अलग करती है? आपके क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास लाहौल स्पीति को किन्नौर से जो है अलग करती है, या फिर क्वेश्चन क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? अच्छा, लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों पूछा गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला इन दोनों को तिब्बत से अलग करती है? तो ये करती है आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला, इंपॉर्टेंट है ये आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला अलग करती है, किसे किसे करती है? तो ये करती है आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों, यानी कि जास्कर पर्वत श्रृंखला से क्या आपका क्वेश्चन इसमें एक निकल के आया, अगर आप ढंग से ध्यान से सुने तो एक तो जास्कर पर्वत श्रृंखला आपके लाहौल में भी है, और दूसरी जो है आपकी किन्नौर में भी है। मैं दूसरी ये नहीं कह रहा कि आपकी ये अलग अलग है, ये दोनों एक ही है, लेकिन ये जो आपकी लाहौल स्पीति से लेकर आपके किन्नौर तक आपके इधर तक फैली है, और जो कि किसको अलग कर रही है? ये तिब्बत वाला रीजन है, या नीचे आपका एचपी वाला रीजन है। अगर आपने मैप देखा हो, मैप से अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला इन दोनों को अलग करती है। अब यही जास्कर पर्वत श्रृंखला से आपको मैं 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ। ये जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस पर्वत श्रृंखला पे है? तो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला पे। किस जिले में है? तो किन्नौर की अगर मैं बात करूं तो किन्नौर में आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी स्थित है जास्कर पर्वत श्रृंखला पर। उस चोटी का जो है नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो शिला, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी शिला। इसकी हाइट पूछी जा सकती है, तो हाइट है 7025 मीटर। हो सकता है कई जगह 7026 मीटर भी लिखा हो, क्योंकि जितनी नई बुक्स है उन सभी में ये 26 मीटर देखने को मिली है। तो 7025 और 7026 मीटर ये दोनों आपके सही है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन में दो में से एक ही देखने को मिलेगा, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। जास्कर पर्वत श्रृंखला किन्नौर में है, और ये आपके अलग करती है, किन्नौर को करती है, किसके साथ करती है? किन्नौर को अलग करती है आपके तिब्बत के साथ, इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो लाहौल स्पीति को भी किससे अलग करती है? तो ये आपके तिब्बत से अलग करती है, ये याद आपने रखना है। किन्नौर की मैं बात करूं तो किन्नौर आपका जो है इसके बारे में अलग से बात करेंगे। किन्नौर की अभी हम बात करें, जास्कर पर्वत श्रृंखला, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है किन्नौर में हिमाचल प्रदेश की, जिसका नाम है शिला। उस शिला की जो हाइट है, शिला जो पर्वत श्रृंखला है, शिला जो आपकी चोटी है, पर्वत श्रृंखला नहीं है, उसकी जो हाइट है 7025 मीटर है, और आपके 7026 मीटर भी कई बुक्स में देखा जाता है। इसके अलावा जो है किन्नौर में एक नदी का जो है उद्गम स्थल होता है, मैं आपको नहीं बताने वाला था लेकिन बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है उसका जो ओरिजिन आपका जो है एचपी की अगर मैं बात करूं तो, और एचपी में जो है कहाँ प्रवेश करती है? तो ये किन्नौर की एक जगह है शिपकिला। तो शिपकिला में सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रिवर है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जाकर देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उन सभी के जो है वैदिक नाम, उनके सांस्कृतिक नाम, उनकी जो लंबाई, उनका जो ओरिजिन क्षेत्र, कहाँ पे वो एचपी में प्रवेश करती है, कहाँ पे एचपी को छोड़ती है, इसके अलावा जो है उनके जो है क्या क्या उनके जो है महत्व है, या फिर उनके जो किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थल है, इस सभी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एसपीजीके का अलग से फोल्डर है, उसमें आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास 16 सिंधी धार किस जिले में है? तो 16 सिंधी धार आपकी किस जिले में, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस जिले में है आपकी? तो ये है आपके हमीरपुर में। तो हमीरपुर में आपकी है 16 सिंधी धार। हमीरपुर की स्थापना की अगर मैं बात करूँ, ये साथ साथ आपको मैं स्थापना करवा रहा हूँ, जितना मुझे याद है उतना मैं करवा रहा हूँ। हालांकि मुझे आजकल जो है रिवीजन करने का समय नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जितना इंपॉर्टेंट है उतने हम कर देंगे। तो 16 सिंधी जो धार है आपकी, ये एक धार है, तो ये किस जिले में है? तो आपकी ये हमीरपुर जिले में है। हमीरपुर की जो स्थापना किसने की थी, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हमीर चंद द्वारा ही की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसी के नाम से जो इसका नाम हमीरपुर पड़ा, ये आप इस मान के चल सकते हैं।
इसके अलावा जो हमीरपुर को सबसे जो है साक्षर जी, सबसे पहले जो साक्षर जिला घोषित किया गया था, ये भी क्वेश्चन है, कब किया गया था? 1995 में। ये मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी इंक्लूड किए है, तो इसको आप उसमें आराम से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, रणजीत सागर बांध किस नदी के किनारे है? तो रंजीत सागर बांध किस नदी के किनारे है? इंपॉर्टेंट है। तो रंजीत सागर बांध है आपके रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे आपका रंजीत सागर बांध इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। रावी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, माफ कीजिएगा, रावी लिखा जाएगा कुछ इस तरह से। तो रंजीत सागर जो बांध है वो किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। अब रावी नदी से एक क्वेश्चन बनता है कि रावी नदी का जो पुराना नाम है, इसको जाना जाता है इरावती के नाम से। तो इरावती इसका जो पुराना नाम है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, इरावती। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, जितनी आपकी जो नदियां हैं, उन नदियों के जो पुराने नाम अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनकी लेंथ आपसे पूछी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर देखने को मिलते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिए तो आपके जो 1 नंबर पक्का हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट है हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बेसिक आपके क्लियर नहीं होते। तो चलिए वापस आते, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। त्रिगत रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित था? तो त्रिगत रियासत का जो क्षेत्र है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित था? ये जो है मैंने नोट्स में, ये जो पीडीएफ में डाला है, उसमें जो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक सतलुज ही लिखा है, एक नाम सतलुज ही लिखा है, दूसरी नदी का इसमें मैंने नाम नहीं लिखा है। किसी स्टूडेंट ने कल कमेंट भी किया था, तो मुझे नहीं पता, शायद व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा था। तो दूसरी जो नदी है, दूसरी नदी है इसकी जो है रावी। तो जो आपका त्रिगत का जो क्षेत्र है, यानी कि कांगड़ा की हम बात कर रहे हैं, कांगड़ा वाला जो एक क्षेत्र है, ये आपका जो है किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो ये था आपका सतलुज और रावी, यानी कि अभी भी है, था मतलब अभी भी है। त्रिगत वो जो रियासत थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। त्रिगत रियासत की जो बात चल रही है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा और बता ही देते हैं। त्रिगत जो रियासत है, इसकी जो है स्थापना किसने की है? तो आपके सुशर्मा द्वारा की गई है। सुशर्मा से आपके दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक तो आपका इसने जो किला बनाया था, जो कांगड़ा का जो किला है, किसने बनाया था? सुशर्मा ने बनाया था। उसी किले की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि किला आपका 4 अप्रैल 1905 को आपके भूकंप में नष्ट हो गया था। ये वही बात है जो पिछले कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा में भूकंप कब आया। तो 4 अप्रैल 1905 को जो कांगड़ा में भूकंप आया था, और इसी भूकंप में क्या है, जो इस किले को जो क्षतिग्रस्त हो गया था, ये किला आपका नगरकोट के किले की मैं बात कर रहा हूँ, सुशर्मा द्वारा बनाया गया। इसकी जो त्रिगत रियासत की स्थापना भी आपके सुशर्मा ने ही की है। इसके अलावा सुशर्मा से एक और क्वेश्चन बनता है कि महाभारत के युद्ध में किसने जो है, किस राजा ने, हिमाचल प्रदेश के किस राजा ने कौरवों का साथ दिया था? वो आपके सुशर्मा थे। ये बाद में जो है भाग कर आ गया था, और इसने जो है आप पे त्रिगत रियासत की त्रिगत किया, फिर कांगड़ा की स्थापना की। जो कांगड़ा है, कांगड़ा को कहा जाता है नगरकोट, भीमकोट, त्रिगत, ये कांगड़ा ही है। त्रिगत 2 भागों में पहले बटा था, एक था आपका जालंधर और दूसरा था आपका नगरकोट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने दोनों याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा का जो शासक था सुशर्मा, वो किस वंश का शासक था? तो कटोच वंश से ये संबंधित था। ये भी अगर आप याद रख सके तो रख लेना, क्योंकि हो सकता है आपसे इनका वंश ही पूछा जाए कि जो सुशर्मा था आपका वो किस वंश का था? तो ये आपका कटोच वंश का था। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ये हम काफी ज्यादा भटक गए हैं, वापस आते अपने लाइन पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18, पोंग झील को किस नाम से जाना जाता है? तो कल जो पिछली क्लास थी वो अगर आपने नहीं देखी है, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि पोंग झील को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। अगर आप इस सीरीज में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो मैं आपको जो है 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि हम बार बार इसको रिपीट करने वाले हैं। रिपीट करेंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके यही रहने वाले हैं। तो रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है किसको? पोंग झील को। कल की वीडियो में मैंने बताया था, और एक बार फिर बता रहा हूँ, रिविजन हो जाएगा आपका। पोंग झील बनी है व्यास नदी के ऊपर। कहाँ पे बनी है? कांगड़ा में बनी है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा में बनी है, व्यास नदी के ऊपर बनी है। इसकी परिधि की बात की जाए तो 42 वर्ग किलोमीटर जो इसका जो है क्षेत्रफल है, या फिर इसको एरिया है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो पोंग झील को रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है, और ये एक मानव निर्मित झील है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया है। इसके अलावा और क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, मैंने कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। चलिए वापिस चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना है आपने। कुल्लू घाटी को जाना जाता है देव घाटी के। आई होप आप सभी को पता ही होगा। तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है कुल्लू को। अब जब कुल्लू की बात आ रही तो इसका संस्थापक भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने सभी के जो संस्थापक देख लिए अभी तक जितने हमने किए थे। तो ये है विहंग मणिपाल। तो इस तरह से इसको लिखा होता है, इसका नाम
विहंग मणिपाल, ये आपका हा है, यहाँ पे कुछ है बिंदु सा लगा है। विहंग मणिपाल जो है इसका जो है नाम है, इसने की थी आपकी कुल्लू की, जो कुल्लू का संस्थापक आपका विहंग मणिपाल था। कुल्लू का बात करें तो कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, ये आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। देखते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करते हैं। कुछ स्टूडेंट है वो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, और जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं अपनी ओर से उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ। कोई भी आपके क्वेश्चन है उनके रिप्लाई आपको बिल्कुल मिलते रहते हैं। आप रेगुलर कमेंट करिए। कुल्लू का जो है दशहरा है, इंपॉर्टेंट है, किसने शुरू किया, कब किया, ये आपसे पूछा गया है मेरे द्वारा। ये मैंने आपको कई बार करवाया है। आई होप आपको ये पता होगा, जो रेगुलर है उनको तो ये पता होना चाहिए, और आप कमेंट भी करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप सर्च करके कमेंट करेंगे, आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट याद हो जाएगा। ये मान लीजिए आपको कि कमेंट करने के लिए आपने सर्च करना है, तो इस बहाने आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जलोड़ी दर्रा आपका जो है किस जिले में है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुल्लू जिले में, अभी मैंने पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का। आज का क्वेश्चन नंबर 21 है। हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में सिगड़ी का क्या अर्थ है। जो सिगड़ी है, सिगड़ी यानी कि ये वाला सिगड़ी इस तरह से लिखा होता है, ये सिगड़ी है, इसका जो अर्थ क्या होता है स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है हिमनद। अब जो है हिमनद क्या है ये भी नहीं है पता। हिमनदी आप इसे कहेंगे ग्लेशियर, तो ग्लेशियर तो आप समझते हैं। जो सिगड़ी है स्थानीय भाषा में वो आपका किसे कहा जाता है, ग्लेशियर को कहा जाता है सिगड़ी। तो इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में ये ऐसा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की एक और मैं बात करता हूँ, स्थानीय भाषा की जब बात की गई तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी बोलियां बोली जाती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में टोटल आपकी 36 बोलियां बोली जाती है। इसको आप कैसे रिलेट करेंगे 36 को, जब हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो विधानसभा के लिए जो आपके चुनाव हुए थे पहली बार, तो उसमें भी जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 36 थी। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बन गए। एक तो आपका जो हिमाचल प्रदेश में जो है बोलियां बोली जाती है 36, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या शुरू में कितनी थी, 36, जो कि बाद में बढ़ के आपकी 41 होगी, उसके बाद वो 43 होगी, क्योंकि दो को मनोनीत जो है कर सकते थे बाद में। इसके बाद ये बढ़ के आपके 63 हो जाती है, और लास्ट में ये आपके 68 जो कि 8% है। ये कब 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 हुई वो मैंने आपको पहले ही कई वीडियो में बताया है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको फिर भी जानना है तो मैं कल इसको फिर से डिस्कस करूंगा। अभी आगे चलते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, हम भटक जाते हैं अपने टॉपिक से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष जो है पार्ट सी राज्य बना, तो ये किस वर्ष बना था, तो ये बना था 1951 में। तो आई होप ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भुंडा उत्सव किससे संबंधित है। भुंडा उत्सव आपकी जो परशुराम, भगवान परशुराम से संबंधित है, जो कि आपका कुल्लू में देखने को मिलता है। मैक्सिमम कुल्लू का एरिया जो आपका, इसके अलावा जो है मलाना एक गांव है वो भी आपका प्रसिद्ध है, जो कि जामुन देवता के लिए प्रसिद्ध है। उनका जो है यहाँ से भी संबंध रहा था, यानी कि परशुराम जी का जो वहां से भी संबंध है। बाकी सिरमौर में एक जगह है रेणुका, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है रेणुका झील, वहां से भी जो आपका परशुराम जी का संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपके पास मुकिल्ला हिम्मत, यानी कि मुकिल्ला ग्लेशियर जो एचपी की किस घाटी में है, तो ये आपकी बाघा घाटी में है। बाघा घाटी में आपका है मुकिल्ला ग्लेशियर। तो मुकिल्ला ग्लेशियर कहाँ है, आपकी बाघा घाटी में। और ये बाघा घाटी कौन सी है, पिछले कल की क्लास में हमने देखा था कि चंद्रा और बाघा दो नदियां हैं आपकी, तांडी नामक स्थान पे ये मिलती है, और उसके बाद जो है उनके संगम के बाद जो है उस नदी का नाम पड़ता है चिनाव, जिसे कहा जाता है अस्किनी भी, नाम अस्किनी भी उसको कहा जाता है। तो ये आपका लाहौल स्पीति की बात की है, ये घाटी आपकी लाहौल स्पीति में, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है। आज का जो है हम अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। अंतिम प्रश्न आपके पास, मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के जो है किस जिले में बहती है। तो मारकंडा जो खड्ड है वो सिरमौर में बहती है। सिरमौर में कहाँ बहती है, अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो अगर आप गए हो तो सिरमौर के जो नान से आगे काला में एक जो क्षेत्र है, तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आपको पता हो तो वहाँ पे जो आपकी जो नदी बहती है वो मारकंडा खड्ड है, तो वो आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके सिरमौर में बहती है, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी किस में जाके मिलती है, आगे ये यमुना में जाके मिलती है। ये भी हो सकता है आपके पूछा जाए कि ये मारकंडा खड्ड जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी यमुना की सहायक नदी है, जो कि पांवटा साहिब होकर आपकी जो है यमुना आपकी आती है। तो इंपॉर्टेंट है, यमुना सबसे छोटी भी है हिमाचल प्रदेश की, ये भी आपने याद रखना है। और देख लेते हैं, इसको परे कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। 29 है आपके पास। चंद्रकूप हिमाचल प्रदेश के जो किस जिले में, चंद्रकूप जो एक झील है जो कि आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के चंबा में है। इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी झील है उसकी मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, कैसे उसको याद कर सकते हैं आप आसान तरीके से, उसका मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम भी है, बिलासपुर का नलवाड़ी उत्सव या नलवाड़ी मेले का जो विचार किसको आया था, तो ये आया था गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन को जो है ये विचार आपका आया था कि नलवाड़ी मेला जो शुरू किया जाए। नलवाड़ी मेला क्या है, ये एक पशुओं का व्यापार मेला है नलवाड़ी मेला, जो कि गोल्डस्टीन द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1889 से जो है इस मेले का आरंभ किया गया। बिलासपुर में लगता है नलवाड़ी मेला, जो कि पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डस्टीन का ये विचार था। इसके अलावा एक और डेट आपने याद रखनी है, 1887, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। 89, 87 और एक आपने 80, तीन चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे तीन क्वेश्चन आपके बनेंगे। 89 में क्या हुआ था, चलो सबसे पहले ऐसे देख लेते कि 80 में क्या हुआ था। 80 में आपके 1880 की भी बात कर रहा हूँ मैं सारे में। 1880 में क्या हुआ था कि आपके शिमला के जो है रिज मैदान में जो भूमिगत टैंक है उसका निर्माण 1880 में। वहीं रिज मैदान के बिल्कुल निचली साइड को आपका, उसके अगर पीछे की मैं बात करूं तो वहीं पे गेयटी थिएटर 1887 में इसका निर्माण किया गया। इसके बाद 89 में आपका जो इसने आपने याद रखना है, गोल्डस्टीन ने जो है नलवाड़ी मेले का शुरू आरंभ किया था बिलासपुर में। तो आई होप ये इतने तीनों फैक्ट आपको आराम से इसको याद रखने में परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा 1872 में जो है, 1871 में या फिर 1872 में लार्ड मेयो जो है आपके मंडी की यात्रा पे आए थे या चंबा की यात्रा पे आए थे, शायद कुछ इस तरह से। इसको आप छोड़ दीजिए, अभी मुझे कंफ्यूजन है, मुझे खुद देखना पड़ेगा, ये मैं गलती से मुंह से निकल गया। बाकी आज की वीडियो यहीं पे करते हैं। आपको बताना है कि कैसी आपकी ये क्लास रही, क्या आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही जो आपके पास एड आती है, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि उस एड को जो है आपने स्किप नहीं करना है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।